हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज ये हमारी रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए सेशन लेके आए हैं फिज़िक्स पे। इसमें हम लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिज़िक्स के कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की अगर एसआई मात्रक की बात करें तो वो है आपका ओम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम। और ओम को डिनोट हम करते हैं, ओम का सिंबल तो हो जाता है ये, ठीक है। प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर, यानी कि आई, ठीक है। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ये आया है आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। टेलीविजन रिमोट से नियंत्रित उपकरण तक सिग्नल पहुंचाने के लिए किस प्रकार के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जिसका उपयोग करते हैं, ये आप करते हैं अवरकत किरणों का, यानी कि इंफ्रारेड रेज, अवरकत किरणें, ठीक है। ये अदृश्य तरंगे जो होती हैं वो कम दूरी के संचार और रिमोट कंट्रोल सिग्नलिंग के लिए सबसे सूटेबल रहती हैं। द्रव का सापेक्ष घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप करते हो हाइड्रोमीटर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर प्लवन जो होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? वो काम करता है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर, है ना, इसके प्रिंसिपल पर काम करता है। किसी गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं द्वारक, यानी कि अपर्चर। आंसर हो जाएगा द्वारक, यानी कि अपर्चर, ठीक है। यदि किसी लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर्स है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस यूनिट कितनी, फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी होगी आपकी 0.5 मीटर। कैसे फोकस निकालना है? तो जो लेंस की शक्ति है, पावर इक्वल टू 1/f होती है मीटर में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पावर, और हमें निकालना है फोकस। तो फोकस क्या हो जाएगा? 1/p, 1/p यानी कि 1/2, तो आ गया 0.5 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धातु के ब्लॉक में छिद्र और दरारों का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आप इस्तेमाल करते हो पराश्रवित तरंगों का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, ठीक है। उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगे दरार होने पर परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे आपको दोष का पता चलता है। किसी वस्तु के आवेशित होने या न होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस केस में आप यूज करते हो इलेक्ट्रोस्कोप का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, ठीक है। आवेश की उपस्थिति में इसकी जो सोने की पत्तियां हैं वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर फैल जाती हैं। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े कई बल्बों में से एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसे में केस में क्या होगा? ऐसे केस में सभी बल्ब जो हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी बल्ब बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा के बहने का केवल एक ही पथ होता है। एक बल्ब भी फ्यूज हो गया तो परिपथ जो है वो टूट जाता है।
प्रकाश किस प्रकार यात्रा करता है? तो प्रकाश जो है वो आपकी सीधी रेखा में यात्रा करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधी रेखा में यात्रा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अप्रदीप्त वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु कौन सी है इनमें से? तो अगर हम बात करें तो इनमें से, इन ऑप्शन में से हो जाएगा चंद्रमा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा। अपरितत्व वस्तुएं कौन सी होती हैं? ये ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं बल्कि दूसरों के प्रकाश से दिखाई देती हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, किताब, ये सारे अपरितत्व वस्तुओं की एग्जाम्पल है। किसी सभागार में ध्वनि की निरंतरता को क्या कहा जाता है? तो सभागार में जो ध्वनि की निरंतरता है उसको हम कहते हैं अनुरण, अनुरण, रिवर्बरेशन, प्रतिध्वनि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दीवार या छत से ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का बना रहना अनुरण कहलाता है, अनुरण कहलाता है। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2D है तो वह किस प्रकार का लेंस होगा? तो ये आपका होगा उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस यानी फिर कॉन्वेक्स लेंस। धनात्मक क्षमता हमेशा उत्तल लेंस की होती है, ठीक है। धनात्मक क्षमता जो है वो हमेशा उत्तल लेंस की होती है, जो दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के निवारण में प्रयुक्त रहती है। हजामत बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? तो जब आप शेव करते हैं तो कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो आप यूज करते हैं अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, ठीक है। चेहरे को फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर यह सीधा और बड़ा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठोस से आप गैसीय माध्यम में जाएंगे तो ऐसे में ध्वनि की गति जो है वो घट जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाती है, ठीक है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व और तथा प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। तो ये सबसे ज़्यादा होती है वो ठोस में होती है, फिर उसके बाद द्रव में होती है, फिर होती है गैस में, ठीक है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई की अगर बात करें तो उसका अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली में लंबाई का जो मानक मात्र है वो मीटर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीटर। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई देता है तो दर्पण कौन सा होगा? तो ऐसे केस में जो दर्पण है वो आपका होगा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। परिपथ में प्रयुक्त परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो परिपथ में जो प्रयुक्त परिवर्ती प्रतिरोध को हम कहते हैं धारा नियंत्रक, है ना, यानी कि रियोस्टेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह बिना वोल्टता स्रोत को बदले परिपथ में धारा को नियंत्रित करने का काम आता है, करने के काम आता है। यदि किसी दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो ऐसे में परावर्तन कोण जो है वो भी आपका 30 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण जो है, ठीक है, आपतन कोण यानी कि, ठीक है, वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है।
पेंसिल को पानी में डुबाने पर वह कैसी दिखाई देती है? तो ऐसे में पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई या फिर टूटी हुई दिखाई देती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुड़ी हुई। ठीक है, और ये होता किस कारण से? ये प्रकाश के अपरिवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन के कारण होता है। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो वायु में अगर ध्वनि की गति की बात करें तो वो लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर बात करें तो 343 मीटर पर सेकंड होगी, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बात करें तो 331 मीटर पर सेकंड होगी ना। तापमान और माध्यम की स्थिति के अनुसार ध्वनि का वेग बदलता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऐसा ही मात्रक नहीं है? ठीक है, तो इनमें से अगर हम बात करें तो कौन सी नहीं है? तो इनमें से आपकी कैलोरी जो है वो ऐसा ही मात्रक नहीं है ना। जूल तो आपका हो जाता है ऊर्जा का, बल की अगर बात करें तो वो हो जाता है न्यूटन का। ठीक है, ये सारे जो आपके एसआई मात्रक एसआई यूनिट है ना। कैलोरी आपका एसआई यूनिट नहीं है। टॉर्च, सर्च लाइट एवं वाहन हेडलाइट में शक्तिशाली समांतर प्रकाश किरणें प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऐसे में हम यूज करते हैं अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 डिग्री तापमान लगभग कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो यह आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फॉर्मूला क्या है? C इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट अगर निकालना है 37 इंटू 9/5 प्लस 32, तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आ जाता है 66.6। दोनों का सम लेंगे तो आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि वस्तु को अनंत एवं अवतल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र के बीच रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ऐसे केस में जो आपका प्रतिबिंब है वो होगा आभासी, सीधा और छोटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 किलो द्रव्यमान तथा 28 मीटर पर सेकंड वेग वाली वस्तु का संवेग कितना होगा? ठीक है, तो हमें इसमें संवेग बताना है। संवेग का फॉर्मूला क्या है? m इंटू वी। ठीक है, मास हो गया 14 और वेलोसिटी 28 यानी कि 392 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? तो मनुष्य की जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी है? वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ना। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो उसको हम लोग मापते हैं डॉप्सन इकाई में। डॉप्सन इकाई में जो है ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। एक डॉप्सन यूनिट है ना शुद्ध ओजोन की, वो कितने के बराबर होता है? 0.01 मिलीमीटर के बराबर। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि विद्युत दर्शी। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश गुजरने पर विचलन कोण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है? तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है
तरंग दैर्घ्य, आंसर हो जाएगा वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। लाल रंग जो है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका जो डिस्पर्जन है, डेविएशन है, वो सबसे कम होता है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो याद रखिएगा। किसी परिपथ में धारा मापने के लिए एमीमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीमीटर को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेणी क्रम में। अगर एमीमीटर की बात करें तो इसमें प्रतिरोध जो होता है वो अत्यंत कम होता है, ताकि परिपथ में धारा प्रभावित होती रहे। वोल्टमीटर में उच्च प्रतिरोध क्यों रखा जाता है? ताकि, तो इसमें इसलिए रखा जाता है ताकि यह परिपथ में नगण्य धारा ले और सटीक विभवांतर मापे। ठीक है, ताकि जो है परिपथ में तो हो जाएगा ऑप्शन सी, परिपथ में नगण्य धारा लेने के लिए। माइक्रोफोन किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन जो होता है वो आपकी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 12 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल लेंस के सामने रखा गया। यदि 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी? तो प्रतिबिंब दूरी जो होगी वो होगी आपकी 10 सेंटीमीटर, लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी होगी, -10 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई h1 कह लेते हैं उसको, वो कितनी है? 12। ठीक है, और वस्तु की दूरी कितनी है? -15। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी दी गई है हमें? h2 जो है वो 8 सेंटीमीटर है ना। तो आवर्धन कितना हो जाएगा? h2/h1 v/u। ठीक है, तो ये हो गया 8/12 इक्वल टू v/-15। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो v आपका आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। किसी परिपथ में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसी परिपथ में अगर आपको धारा की दिशा ज्ञात करनी है तो आप यूज करोगे गैल्वेनोमीटर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर। यह सूक्ष्म धारा की उपस्थिति तथा उसकी दिशा को दोनों को दर्शाता है। चालक में धारा का सतत प्रवाह बनाए रखने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? तो सबसे सरल उपाय है कि उसके सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखें। ठीक है, विद्युत सेल या बैटरी जोड़कर चालक के सिरों पर विभवांतर कायम रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तल लेंस द्वारा 2f2 से परे वास्तविक, उल्टा और एवं अवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को आपको रखना चाहिए f1 और 2f1 के बीच में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, f1 और 2f1, है ना। जब वस्तु f1 और 2f1 के मध्य में होती है ना तो प्रतिबिंब 2f2 के परे बनता है। यदि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण कैसी होगी? तो ऐसे में जो परावर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि mv तथा u क्रमश आवर्धन, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी को
निरूपित करते हैं तो इनके बीच सही संबंध क्या होगा? तो देखिए, दर्पण के लिए हो जाएगा m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और लेंस की अगर बात करें तो m इक्वल टू वी बाय यू, है ना। m आवर्धन हो गया, v प्रतिबिंब दूरी हो गया, और व्यू हो गया आपका वस्तु दूरी। तो देखो ऑप्शन बी। दर्पण में बाएं हाथ की वस्तु दाएं हाथ में दिखाई देने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, यानी कि लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति कितनी होगी? तो कितनी होगी इसकी शक्ति? इसकी शक्ति होगी +2। ठीक है। कैसे? फोकस हो गया आपका 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर, पावर हो गया 1/f, 1/0.5 2 के बराबर हो गया। ठीक है, +2 आ जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर के समानुपाती होता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? तो ये होता है आपके विद्युत धारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा। ओम नियम के अनुसार नियत ताप जो है, नियत ताप पर वोल्ट जो है आपकी एम्पियर के बराबर हो जाता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर बनेगा? तो इसका बनेगा आपका -60 सेंटीमीटर पर ना, 60 सेंटीमीटर पर, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर। फोकस हो गया आपका -20 सेंटीमीटर, यू हो गया -30 सेंटीमीटर, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/v हमें निकालना है, तो 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, -20 प्लस 1/30। आंसर आ गया -1/60। तो फोकस आपका हो v हो गया आपका -60 सेंटीमीटर। किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आप इसमें इस्तेमाल करते हो मोल का। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोल। बार बार परावर्तन के कारण उत्पन्न ध्वनि की निरंतरता के आभास को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन, यानी कि अनुरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो पारदर्शी माध्यमों के पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे चित्र सॉरी आया नहीं, तो इसको स्किप कर देते हैं एक बार। अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऐसे केस में आप इस्तेमाल करते हो पायरोमीटर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरोमीटर। यह बिना संपर्क के वस्तु से उत्सर्जित तापीय विकिरण को मापकर ताप बताता है। किसी गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? उसके केंद्र को हम कहते हैं ध्रुव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव, यानी कि पोल। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित मध्य बिंदु होता है। सापेक्ष घनत्व की का मात्रक क्या होता है? तो सापेक्ष घनत्व की अगर बात करें तो वो होता है मात्रकहीन, यानी कि यूनिटलेस। ये यूनिटलेस राशि होती है। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? तो प्रतिरोध जो है वो हो जाएगा आपका डबल, दोगुना हो जाएगा, है ना। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इट बिकम्स डबल, दोगुना हो जाएगा। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति
का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऐसे केस में आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रोस्कोप का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोस्कोप। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का जो उपयोग है उससे हम नापते हैं विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाथियों द्वारा संचार के लिए प्रयुक्त कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं अवर्ष्य ध्वनि यानी कि इंफ्रासाउंड, अप्रश्य ध्वनि, है ना। यह 20 हर्ट्ज से कम आवर्ती ध्वनि होती है जो लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती है। एक इकाई घनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो ये आपके बराबर होता है विद्युत विभव के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत विभव ना। विद्युत विभव कार्य अपॉन आवेश। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई का चिन्ह हमेशा कैसा होता है? तो यह हमेशा आपके ऋणात्मक होता है यानी कि नेगेटिव होता है ना। वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं पोल यानी कि ध्रुव। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में नहीं किया जाता है? तो इनमें से जो वाहनों के रियर व्यू मिरर होते हैं ना, उसके रूप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इंद्रधनुष किस प्राकृतिक घटना को प्रदर्शित करता है? तो इंद्रधनुष की अगर बात करें तो वो प्रकाश का वर्ण विशेषण यानी कि डिस्पर्शन ना, डिस्पर्शन कह लीजिए या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह लीजिए, है ना। केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो हम केल्विन से 273.15 घटाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। किसी गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव तथा वृक्क केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यह हमेशा जो है वृक्क ऋणज्य के बराबर होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है। सॉरी ये गलत हो गया। ये जो होती है हमारी वो हमेशा आपकी जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। ध्रुव और वृक्क केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वृक्क त्रिज्या कहते हैं यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी बराबर होती है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस की दुगनी होती है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा?
तो ये आपका बनेगा 20 सेंटीमीटर पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया था, 1/f 1/v माइनस 1/u। ठीक है, एफ हो गया आपका +10, यू हो गया -20, वी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो +20 सेंटीमीटर आ जाएगा। निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि संचारित नहीं हो सकती है? तो ध्वनि संचारित आपके निर्वात यानी कि वैक्यूम में नहीं हो सकती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे संचरण के लिए द्रवात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। पेंसिल को पानी में मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण कौन सी घटना है? तो ये आपकी डिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का अपरिवर्तन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। होता क्या है ना, प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो उसकी गति और दिशा बदल जाती है, जिसके कारण उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, जिसके कारण पेंसिल जो है वो आपकी मुड़ी हुई दिखाई देती है। वाहनों के रियर व्यू मिरर में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के रियर व्यू मिरर में हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का। विकिरण मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकिरण मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं गीगर मूलर काउंटर यानी कि रेडियो मीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गीगर मूलर काउंटर। विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई 1 किलोवाट आवर किसने जूल के बराबर होती है? तो यह बराबर होती है आपके 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3.6 इंटू 10⁶। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात की अगर बात करें तो उसमें प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10⁸, है ना। यह ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की अधिकतम संभव चाल है। सूर्य के वास्तविक रूप से क्षितिज के नीचे जाने के बाद भी उसे दिखाई देने का समयांतर कितना होता है? तो यह लगभग 2 मिनट के आसपास होता है। और ये होता किसके कारण है? ये होता है वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है ये, है ना। वॉट प्रति स्टेरेडियन किस भौतिक राशि की इकाई है? तो ये आपकी इकाई है विकिरण तीव्रता की, रेडियंट इंटेंसिटी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो कार्य की दर जो होती है वो होती है आपकी शक्ति यानी कि पावर। उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातुओं से बना उपकरण कौन सा है? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मानक प्रतिरोध। ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स कहते हैं इसको। विद्युत संचरण के लिए प्रयुक्त तार सामान्यतः किन दो पदार्थों से बनाए जाते हैं? तो यह सामान्यतः दो जो पदार्थ हैं वो उनमें वो हैं आपके तांबा और एल्यूमिनियम, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर और एल्यूमिनियम। आवर्धन की इकाई क्या होती है? तो आवर्धन की इकाई की अगर हम बात करें तो ये आपकी मात्रक हीन होती है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 1 वॉट किसके बराबर होता है? तो अगर 1 वॉट की हम बात करें तो वो होता है 1 जूल/सेकंड के बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जूल/सेकंड। यदि 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाए तो उस शक्ति जो होती है वो 1 वॉट के बराबर हो जाती है। गोलीय दर्पण का वृक्कत केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण की अगर बात करें उसका वृक्कत केंद्र क्या होता है? तो उस खोखले गोले का केंद्र जिसका
जो गोलीय दर्पण एक भाग है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको सी से निरूपित किया जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण की अगर बात करें तो उसका एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग की अगर बात करें तो उसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम बगल के कमरे में हो रही बातचीत किस घटना के कारण सुन पाते हैं? तो इसको हम सुन पाते हैं क्यों? क्योंकि ध्वनि का विवर्तन हुआ है, डिफ्रैक्शन हुआ है साउंड का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ध्वनि की जो तरंगे हैं वो दरवाजों और रुकावटों के किनारे से मुड़ जाती हैं। आसुत जल विद्युत का कैसा चालक है? तो आसुत जल जो है वो विद्युत का कुचालक है, यानी कि बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है ना। इसको हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं। प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रणोद यानी कि थ्रस्ट की अगर बात करें तो उसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। वाहन द्वारा तय की गई दूरी दर्शाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो वाहन द्वारा जो दूरी तय की गई है वो हमें बताता है ओडोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडोमीटर, है ना। यह वाहन द्वारा चली गई कुल दूरी को किलोमीटर में मापता है। निम्नलिखित में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, तो वो आपका अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणें प्राप्त करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो यह सामान्यतः आपका अवतल दर्पण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉनकेव मिरर। यह प्रकाश स्रोत को इसके फोकस पर रखा जाता है। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।